Hello everyone, welcome to EduChemy. My name is Anshuman, and in the practice for prelim series today we are going to solve 5 questions that are related to geography and might come in UPSC prelims. So let's start. Now if you want to access all the free resources given by EduChemy, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is related to tsunami waves. Consider the following statements about tsunami waves. The first statement is tsunamis emanate in a radial pattern from their origin, spreading outwards in all directions. The second statement is the velocity of a tsunami is influenced by the depth of the water it traverses. The third statement is as a tsunami approaches the shore, its wavelength increases, resulting in the rise in the height of waves. Now, how many of the above statement is or are correct about tsunami waves? Only one statement is correct, only 2 statements are correct, all the 3 statements are correct और none of the above. ठीक है, तो आपको सोच के बताना है. द डिफिकल्टी लेवल अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो यू कैन पुट दिस क्वेश्चन इन L2 लेवल बिकॉज यू नीड अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट सुनामी वेव्स. अगर आपने ज्योग्राफी में सुनामी वेव्स के बारे में पढ़ा है, उनका ओरिजिन कैसे होता है, वो स्प्रेड कैसे करते हैं, उनका स्पीड कैसे वैरी करता है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले बताइए इसका आंसर, फिर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है. नाउ एज सुनामी अप्रोचेस द शोर इट्स वेवलेंथ एक्चुअली डिक्रीजेस. जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करता है, उसी के वजह से जो है आप जानते हैं वेव्स का हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और जब भी वो शोर को स्ट्राइक करता है तो ह्यूज डेवस्टेशन कॉज करता है. ठीक है, नाउ सुनामी के अगर ओरिजिन को देखेंगे तो सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स. ठीक है, नाउ अगर आप इसकी बात करें सुनामी के बारे में तो ये जो जिस भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो किसी वजह से भी हो सकता है. कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुआ, कोई अर्थक्वेक आया जिसके वजह से एक आप बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो कि वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है. ठीक है, नाउ अब ये जहां पर से भी ओरिजिन होता है उसके सारे डायरेक्शंस में ये ट्रैवल कर सकता है. इसी कारण सुनामी का अर्ली वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे बहुत सारे कंट्रीज अफेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है, नाउ सुनामी डिस्पर्स आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस क्रिएटिंग अ स्फेरिकल वेव पैटर्न from the point of origin. Now the velocity of tsunami is directly affected by the depth of water it traverses. जब सुनामी डीप ओशन में रहता है, डीप सी में रहता है, तो उस केस में वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, तभी आप देखेंगे बहुत कम टाइम में वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर लेता है. जैसे जैसे वो शोर के पास पहुंचता है उसका स्पीड घट जाता है और उसका हाइट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. नाउ एज सुनामी नियर्स द कोस्ट लाइन इट्स वेवलेंथ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजिंग अ सर्ज इन वेव हाइट्स. देखिए वेवलेंथ क्या होता है, अगर आपने वेव का स्ट्रक्चर देखा होगा, क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं, तो बिटवीन 2 ट्रफ्स या बिटवीन 2 क्रेस्ट जो लेंथ होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं. नाउ अगर आप देख रहे हैं एक ऐसा सुनामी वेव ट्रैवल कर रहा है, ये इसका जो आप बोल सकते हैं दिस इज लैम्डा, दिस इज दी वेवलेंथ. अब क्या हो रहा है, जब भी ये शोर के पास पहुंचता है तो ये वेवलेंथ घट जाता है और एक्चुअली ऐसा सा आपको कुछ दिखता है. तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो लैम्डा डैश है ये क्या है, एक्चुअली लेस देन लैम्डा, यानी आपका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, और उस केस में आपका हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. तो यहां पर जो आपका जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि वेवलेंथ इंक्रीजेस, नो, वेवलेंथ एक्चुअली डिक्रीजेस एंड द हाइट इंक्रीजेस. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू? यहां पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशंस हैं जो कि आइडियल हैं फॉर्मेशन ऑफ ड्यू के लिए. नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेकेंड क्लाउडी स्काई एंड थर्ड इज ड्यू पॉइंट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर है. ठीक है, नाउ द गिवन ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3 ओनली. जैसे बताइए कि इसमें से कौन कौन से जो है वो आइडियल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3 ओनली. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ड्यू का. देखिए जो आपके जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो बहुत कंडीशंस में जो है वो कंडेंसेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप देखेंगे डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होता है, जैसे ड्यू हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है, क्लाउड्स हो सकता है. ये डिपेंडिंग ऑन की कहाँ पर ये हो रहा है. क्लाउड्स आपको पता है कुछ हाइट पर बनते हैं. ठीक है, ड्यूज आप जनरली देखते हैं जो आपके कोल्ड सर्फेसेस होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है. तो ड्यू कैसे बनता है हम लोग देख लेते हैं. ड्यू ऑकर्स व्हेन मॉइस्चर
condenses into water droplets on cool surfaces like stones, ग्रास एंड लीव्स। इसी आप ठंड के सुबह में आप देखेंगे कि जो आप स्टोन्स, ग्रास और लीव्स पर उस पर ड्यू जमा होता है। ऑप्टिमल कंडीशन क्या होता है? क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउडी स्काई नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहां पर क्लियर स्काई होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो स्टिल एयर होना चाहिए, एयर का बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कोल्ड प्रोलॉन्ग नाइट्स, लंबे अगर आपके रात जो है वो थोड़ा सा लंबा रहे तो उस केस में ड्यू जो है वो अच्छे से फॉर्म होता है, और यहां पर विद द ड्यू पॉइंट अबव द फ्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेयर्स ऑफ अर्थ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू अ ट्रांजिशन जोन। आपने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है, कि जो लेयर्स हैं अर्थ के वो जो ट्रांजिशन जोन के द्वारा जो है वो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, दीज ट्रांजिशन जोन्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूटीज। नाउ यहां पर आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? यू हैव टू अरेंज दिस डिसकंटिन्यूटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। मतलब सरफेस से जो है, जो सबसे नजदीक है से लेके जो सबसे दूर है, जो सबसे डीप है, उसके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करना है। नाउ द डिसकंटिन्यूटीज, पहला है कि आपका मोहरोविक discontinuity, second is Conrad discontinuity, third is Lehman discontinuity and fourth is Gutenberg discontinuity। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेप्थ में। गिवन ऑप्शंस आर 1 2 3 4, 2 1 4 3, 4 3 2 1 और 3 2 1 4। सोच के बताइए सही आंसर इसका, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 1 4 3। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है दैट इज कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी, और ये किसके बीच में यहां पे एग्जिस्ट करता है? बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपका क्या आता है? मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी, यहां पर बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कौन आ जाएगा आपका? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, वो कहां पर आता है आपका? बिटवीन लोअर मैंटल एंड आउटर कोर। और लास्ट है लीमन डिस्कंटिन्यूटी, बिटवीन कहां होता है? आउटर एंड इनर कोर। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होंगे डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल में भी पढ़ा है, लेकिन आपसे भी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, बिकॉज आपको पता है डिफिकल्टी लेवल लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आपको भी इंफॉर्मेशन का डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, among major elements in the earth crust the correct sequence would be। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाना है, जिसमें इनका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। अगेन दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड आई विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इन L3 लेवल। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटीज, देखिए एनसीईआरटीज क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रही है कि एनसीईआरटीज के जो, अगर आप देखेंगे बुक्स में कोई भी टेबल दिया हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस पर बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे रही है, तो आप एनसीईआरटीज को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खास करके कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो उसमें पॉलिटी हुआ, तो इन सारे के एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नो यहाँ पर आपको जल्दी से अरेंज करके बताना, ऑप्शंस आपके हैं 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 3 1 2 और 2 1 3 4। जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 3 4 2 1। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए अबाउट 98% जो क्रस्ट होता है अर्थ का, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब देखिए होता क्या है कि जो इनके क्रस्ट में जो ये आपको ये सेपरेटेड फॉर्म्स में आपको इस तरह के जो है एलिमेंट्स नहीं देखेंगे, इनके जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें परसेंटेज बाय वेट में कौन से एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो दैट इज ऑक्सीजन। वो कितना है? करीबन 46.6%। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा है ऑक्सीजन हमारे क्रस्ट में। इसके अलावा देखेंगे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो यहां पर आपको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, उसके बाद हो जाएगा आपका आयरन, उसके बाद सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पता होता कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में परसेंटेज बाय वेट जो है वो प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, तो आप कुछ ऑप्शंस यहां पर से एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपको पता होता सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें जो 1 है दैट इज हाईएस्ट।
ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो अगर आपको पता होता है तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं प्रीलिम्स में। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नाउ यहां पर आपको कुछ ग्लेशियर्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज नुब्रा ग्लेशियर, सेकंड इज जेमू ग्लेशियर एंड थर्ड इज नंदा देवी ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव ग्लेशियर्स इज और आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। नाउ दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लेसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ग्लेशियर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्लेशियर जो है या कितने सारे ग्लेशियर्स जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। ना ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे आपको इजी ऑप्शंस मिलना बंद हो चुके हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको प्रैक्टिस करना है। ओनली वन इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, 2, ऑल 3 और नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली 1। नाउ यहां पर जो नंदा देवी ग्लेशियर है, ये बहुत फेमस ग्लेशियर है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है सिर्फ उत्तराखंड में है। इसके अगर हम देखें तो जेमू ग्लेशियर कहां है, इज लोकेटेड इन सिक्किम एंड नुब्रा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, तो यहां पर हमने अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन इस सीरीज का क्या पर्पस है कि आपको बार बार ये चीज का एहसास दिलाया जाए कि आपको किस जगह पर फोकस करना है। एनसीईआरटीज आपको नहीं मिस करना है, अभी भी 4 महीने का टाइम है, हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपको क्या करना है, यहां पर आके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कि आपका कंसेप्चुअल डेप्थ कितना है, आपसे कहां पर गलती हो रही है, और जहां पर भी गलती हो रही है उस एरिया को आप रिवाइज करके आए और नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट दें।